थर्मल एक्सपेंशन में फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 तक हुआ था, तो नेक्स्ट हम लोग पॉइंट नंबर 4 हेडिंग डालते हैं, और नेक्स्ट हेडिंग में पड़ेगा सुपरफिशियल एंड वॉल्यूम एक्सपेंशन। सुपरफिशियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन। सुपरफिशियल को हम लोग एरियल एक्सपेंशन भी बोलते हैं। सुपरफिशियल एक्सपेंशन मींस एरियल एक्सपेंशन। तो देखो इसमें क्या करना है, सपोज अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर प्लेट का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका हाइट भी बढ़ेगा, सॉरी इसका लेंथ भी बढ़ेगा और इसका विड्थ भी बढ़ेगा। तो सपोज इसका अगर इनिशियल ए है और बी है, और जो इंक्रीमेंट आया है वो इस डायरेक्शन में, मतलब इस डायमेंशन में भी अल्फा है और इस डायमेंशन में भी अल्फा है। देखो अगर सारे डायमेंशन सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन। तो क्या होगा कि इसका एरिया इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, एरिया को लिखेंगे हम लोग ए इंटू बी, और क्या कैलकुलस लगा के ये लिख सकते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन स्मॉल ए प्लस डेल्टा बी अपॉन स्मॉल बी। बताओ लिख सकते हैं नहीं? अब डेल्टा ए अपॉन ए को हम लोग लिखेंगे अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा बी अपॉन बी को अल्फा डेल्टा टी, और अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब अगर हम एरिया एक्सपेंशन के लिए कोई और कोफिशिएंट एज्यूम कर ले, लेट से बीटा, तो इसको लिख सकते हैं बीटा डेल्टा टी। तो यहां से हमको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। और बीटा क्या कहलाएगा बताओगे? क्यों भाई, बीटा क्या कहलाएगा? बीटा कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन। ठीक है ना? तो अगर आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट है तो एरिया का जो एक्सपेंशन होगा वो 2 अल्फा के हिसाब से होगा। तो हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि जो इसका नया एरिया होगा ए डैश, वो हो जाएगा एरिया 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, या इसको लिख सकते हैं एरिया 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी। एक ही मतलब है। क्यों भाई, क्लियर है ये बात? यस बोलो। सर। अच्छा, वॉल्यूम में अगर इसी तरह से बोले तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूबॉइड है, हमारे पास एक क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड में ये वाला डायमेंशन अल्फा से इंक्रीज हो रहा है, ये वाला डायमेंशन भी अल्फा से इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला डायमेंशन भी अल्फा से इंक्रीज हो रहा है। अगेन जो है ये एक आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन का अगर केस हुआ, और ये वाला साइड ए ले लेते हैं, ये वाला साइड बी ले लेते हैं, और ये वाला साइड सी ले लेते हैं, तो क्या कहेंगे वॉल्यूम के बारे में? वॉल्यूम को लिखेंगे हम लोग ए इंटू बी इंटू सी। तो यहां से आएगा डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस डेल्टा सी बाई सी। और वॉल्यूम एक्सपेंशन कोफिशिएंट को हम लोग गामा बोलते हैं, तो गामा डेल्टा टी इज अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ से गामा की वैल्यू 3 अल्फा हो जाएगी। और गामा को हम क्या नाम देंगे? गामा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है ना? यानी अगर हमें डायरेक्टली लिखना है कि नया वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होगा, तो ये हो जाएगा वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ठीक है? और ये वाला केस भी जो है ये आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन का ही केस है। ये भी मैंने आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन लिया है, मतलब ये दोनों केस आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन के हैं। ठीक है? लेकिन अगेन ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन नहीं हो,
इट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो वो कैसे होंगे? जैसे मान लेते हैं सर आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन ये ऑब्जेक्ट के शेप का प्रॉपर्टी है क्या? नहीं, मटेरियल का प्रॉपर्टी है। जैसे मान लो कि ये वाला जो एग्जांपल है, देखो ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें एक डायरेक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। और रेडियल डायरेक्शन में मान लेते हैं ये अल्फा 1 से इंक्रीज हो रहा है, और ये वाला जो डायरेक्शन है इसका, ये हो गया इसका एक्सियल डायरेक्शन, और एक्सियल डायरेक्शन में मान लेते हैं अल्फा 2 से बढ़ रहा है। मतलब ये एक ऐसा सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जिसका रेडियल डायरेक्शन में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है और एक्सियल डायरेक्शन में स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। जैसे मुझे मेरे ख्याल से डायमंड इस कैटेगरी में आता है, मतलब उसमें अलग अलग डायमेंशन में वो जो लैटिस होती है उस लैटिस का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जिसकी वजह से उसके अलग अलग डायमेंशंस में एक्सपेंशन भी अलग अलग आता है। और वो देख लेना गूगल गूगल करके क्या होता है, मुझे ऐसा याद है डायमंड इस कैटेगरी में है। बट फिलहाल हमें, तो इसको हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एनिस्ट्रोपिक एक्सपेंशन, ठीक है। और इस केस में अगर हमें गामा निकालना है तो क्या करना होगा बताओगे? क्यों भाई, एक सॉलिड सिलेंडर है ये, गामा निकालना है यानी वॉल्यूम कोफिशिएंट। तो इसका वॉल्यूम हम लोग लिखेंगे इस बार पाई आर स्क्वायर एच, क्यों भाई? तो अगर इसका कैलकुलस लगा के लिखें तो डेल्टा वी बाई वी इज 2 टाइम्स डेल्टा आर बाई आर प्लस डेल्टा एच बाई एच। देखो ध्यान से, इसको फिर से हम गामा डेल्टा टी लिखेंगे। डेल्टा आर बाई आर को क्या अल्फा 1 डेल्टा टी बनेगा, और डेल्टा एच बाई एच अल्फा 2 डेल्टा टी बनेगा। तो यहां से आपको गामा की जो वैल्यू मिलेगी वो होगी 2 अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। तो ये एनिस्ट्रोपिक एक्सपेंशन हो गया। जो भी केस होगा हमको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो जैसा गिवन होगा उसके हिसाब से कंसीडर कर लेना है। जैसे एनिस्ट्रोपिक एक्सपेंशन क्यूबॉइड में भी हो सकता है ना? हम्म, एनिस्ट्रोपिक एक्सपेंशन क्यूबॉइड में भी हो सकता है ना? हाँ किसी में भी हो सकता है। क्लियर है, बताओ आइसोट्रोपिक एक्सपेंशन एंड एनिस्ट्रोपिक एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है पॉइंट नंबर 5, और उसमें लिखेंगे हम लोग इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड, इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। तो देखो अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड्स भी कुछ होंगे जो बढ़ेंगे, जैसे वाटर का भी एक्सपेंशन होता है, मरकरी का भी एक्सपेंशन होता है। तो अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो उनकी डेंसिटी में अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा, डेंसिटी उनका डिक्रीज होने लगेगा। तो डेंसिटी का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन से क्या रिलेशन है वो हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो डेंसिटी को देखो हम लोग लिख सकते हैं, डेंसिटी रो की वैल्यू बन जाएगी एम अपॉन वॉल्यूम, क्यों भाई? और अगर हम कहेंगे नई डेंसिटी क्या होगी, तो नई डेंसिटी हो जाएगी एम अपॉन नया वाला वॉल्यूम। और नया वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, तो क्या नए वॉल्यूम को लिख सकते हैं V1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो यहां से डेंसिटी का एक रिलेशन आ जाएगा, रो डैश इज इक्वल टू रो अपॉन क्या आ जाएगा 1 प्लस गामा डेल्टा टी। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गई जिसका पॉजिटिव एक्सपेंशन हो रहा है, गामा जिसका पॉजिटिव है। अच्छा, कैलकुलेशंस के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रो डैश इज इक्वल टू रो 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये कैसे लिख दिया, क्लियर है क्यों भाई? इधर से इधर कैसे पहुंच गए? बायनोमियल से। बाइनोमियल से, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखना कि पहले यही वाला फॉर्मूला लगाना, क्योंकि अगर मान लो आंसर बहुत पास पास हैं तो इन दोनों में आंसर में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा।
इन दोनों में आंसर में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा पॉइंट के लेवल पे। तो ये वाला डायरेक्ट मत लगाना, पहले इसी को लगाना, ठीक है। देखो नोट करो, नोट करना है तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 में लिखो, रियल एक्सपेंशन एंड apparent expansion। रियल एक्सपेंशन एंड apparent एक्सपेंशन, इसमें क्या हम लोग देखने वाले हैं, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक रॉड है, एंड लेट से हमारे पास जो रॉड है वो है कॉपर रॉड, ठीक है। और इस कॉपर रॉड का जो लेंथ है, ठीक है, वो हम लोग मेजर कर रहे हैं यूजिंग अ स्केल। और वो जो स्केल है वो है लेट से स्टील स्केल, ठीक है। तो मेजर कैसे करेंगे, तो मेजर करने का तरीका यही है कि कॉपर रॉड का जो जीरो है उसको मैच करेंगे, क्यों भाई, स्टील के जीरो से, और देखेंगे कि कॉपर रॉड का जो दूसरा वाला एंड है वो किस डिवीजन से मैच कर रहा है, क्यों भाई। तो मान लेते हैं कि ये काम हमने पहले किया टेम्परेचर T0 पे, और ये वो टेम्परेचर है जिसपे ये स्टील का जो स्केल है वो करेक्ट रीडिंग देता है, ठीक है। और करेक्ट रीडिंग देता है का मतलब ये होगा कि कॉपर रॉड का लेंथ अगर L1 है इस वक्त, तो ये जो रीडिंग दे रहा है ये भी L1 है। बात समझ में आई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सेकंड केस में जब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, मान लेते हैं कि इसका टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कॉपर रॉड में भी इंक्रीमेंट आएगा, और कॉपर रॉड के इंक्रीमेंट के साथ साथ स्केल में भी इंक्रीमेंट आएगा। मान लेते हैं कॉपर रॉड का अल्फा C है और स्टील स्केल का अल्फा S है। तो अब सेकेंड केस में क्या कहेंगे, जब टेम्परेचर हम बढ़ा दे रहे हैं, मान लेते हैं टेम्परेचर कर दिया हमने T0 प्लस डेल्टा टी। अब ये जो स्टील स्केल रीडिंग दिखा रहा होगा और कॉपर स्केल की जो एक्चुअल लेंथ होगी, क्या वो दोनों बराबर होंगी या अलग अलग होंगी, तो भाई ये जो T0 था ये वो टेम्परेचर था व्हेन स्केल शोज करेक्ट रीडिंग। तो अब अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो अब क्या होगा, अब की बार इस कॉपर रॉड की जो लेंथ होगी, मान लेते हैं लेंथ होगी इसकी L2, तो क्या ये L2 दिखा रहा होगा, शो क्या कर रहा होगा, L2 शो कर रहा होगा या कुछ और, L2 से थोड़ा कम। हाँ मतलब कुछ और शो कर रहा होगा ना। तो हमें ये निकालना है कि वो शो क्या कर रहा है, कॉपर रॉड की लेंथ क्या है, इनमें रिलेशन क्या है, मतलब L3 कितना होगा। बेसिकली हमारा क्वेश्चन L3 पे है, व्हाट इज L3 इन टर्म्स ऑफ L1। ट्राई करोगे, मैं रुकूं थोड़ा सा। यस सर। यस सर। देखो इसमें, देखो ये जो L2 है यानी कॉपर रॉड की जो लेंथ है उसको तो हम लोग सीधे लिख सकते हैं L1 1 प्लस अल्फा C डेल्टा टी। इस इक्वेशन में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका स्केल से कोई लेना ही देना नहीं है। L1 कॉपर रॉड की इनिशियल लेंथ है, L2 कॉपर रॉड की फाइनल लेंथ है। बोलो ठीक है। यस सर। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट इक्वेशन है वो ये कि ये जो L2 लेंथ होगा ये वो लेंथ होगा जो L3 वाला डिवीजन स्टील के एक्सपेंशन के हिसाब से एक्सटेंड हो गया है।
बताओ, ये इक्वेशन समझ में नहीं आई होगी। सर उनके डिविजन्स के बीच का जो स्पेस होगा वो भी बढ़ जाएगा ना, मतलब यही। एक्चुअली क्या है ना, जैसे स्केल है, मान लो स्केल दिखा रहा है 6 इंचेस, ठीक है, बट वो डिस्टेंस तो 6 से ज्यादा है ना, यस और नो? यस सर। स्केल एक्सपैंड हुआ है, तो स्केल एक्सपैंड होके अब स्केल जो 6 इंचेस दिखा रहा है वो डिस्टेंस 6 से ज्यादा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो कितना डिस्टेंस है। तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि 6 इंचेस का जो स्टील का रॉड है वो इंक्रीज होके जितनी लेंथ पे पहुंचेगा उतने ही लेंथ पे 6 इंचेस का जो मार्क है वो भी पहुंच जाएगा। तो L3 मार्क अगर वो दिखा रहा है तो वो लेंथ L3 नहीं है, वो लेंथ है L3 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी, और वो लेंथ L2 के इक्वल भी है। बताओ बस। तो यहां से अगर हम राइट हैंड साइड इक्वल करेंगे तो यहां से L3 इक्वल टू L1 1 प्लस अल्फा सी डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी आ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, L1 1 प्लस अल्फा सी माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये वैल्यू कहलाती है अल्फा एपरेंट। इट इज कॉमनली नोन एज कोफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन, मतलब बॉडी का कोफिशिएंट माइनस स्केल का कोफिशिएंट। बॉडी का कोफिशिएंट माइनस स्केल का कोफिशिएंट अगर कर दें तो हमको एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट मिल जाएगा। अल्फा एपरेंट सर इज, ये हम सर ये हम तब कह रहे हैं जब हमको पता है कि कॉपर रॉड जो है वो स्टील स्किल से ज्यादा एक्सपेंड होगी। नहीं, अभी तक जितनी भी बातें बोली हैं मैंने उसमें इन सब बात का कोई मतलब ही नहीं है कि कौन ज्यादा एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि एक्सपैंड तो दोनों ही हो रहा है ना। ये बताओ, यस सर। तो L3 जो मार्क है वो डिस्टेंस L3 थोड़े ना है। मेरा ये सिंपली समझाने का मतलब है, जो एक बात तुम्हें समझनी है वो ये कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये लेंथ है L3 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। सीधा सीधा सोचना है कि यस सर। 6 इंचेस का स्केल बढ़ गया तो कितना हो गया, तो 6 इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी हो गया ना। तो अगर वो दिखा यस सर। L3 रहा है तो वो लेंथ है L3 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा 3, और वो L3 L2 के भी इक्वल है। पहली इक्वेशन तो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, दूसरे में ही तुम जरा ध्यान दो। बताओ, क्लियर है? यस सर। देखो इस पे करते हैं क्वेश्चन एक दो। देखो ये क्वेश्चन करो। देखो इस केस में क्या करना है, एट रूम टेम्परेचर द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज मेजर्ड यूजिंग अ ब्रास सेंटीमीटर स्केल। द मेजर्ड लेंथ इज 20 इफ द स्केल इज कैलिब्रेटेड। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, क्यों भाई? एक्चुअल लेंथ जो होगी उसको हम लोग लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर इंटू 1 प्लस अल्फा ब्रास इंटू डेल्टा टी यानी 25। सीधा ही है ना क्वेश्चन, कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इसमें कैसे करना है, कह रहा है 1 लीटर क्लोज्ड फ्लास्क कंटेन सम मरकरी।
ठीक है, तो वन लीटर closed flask contains some mercury. ठीक है, कितना मरकरी है ये नहीं पता है। ठीक है, जितना भी है सपोज, ठीक है। अब इसमें कह रहा है इट इज फाउंड दैट एट डिफरेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द फ्लास्क रिमेन्स द सेम। मतलब कुछ खाली है ये, अब जितना पार्ट खाली है उतने में एयर है, तो कह रहा है कि कोई भी टेम्परेचर हो एयर का जो वॉल्यूम है वो सेम रह रहा है। अच्छा, एयर का जो वॉल्यूम है, क्या ऐसे बोल सकते हैं कि एयर का वॉल्यूम जो बनेगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लास्क माइनस वॉल्यूम ऑफ मरकरी है? बोलिए। यस और ये वैल्यू कांस्टेंट है, तो देखो अगर ये वैल्यू कांस्टेंट है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा वी फ्लास्क मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा वी मरकरी। मतलब जितना फ्लास्क में इंक्रीमेंट हो रहा है उतना ही मरकरी में भी इंक्रीमेंट हो रहा है। अच्छा, फ्लास्क में कितना इंक्रीमेंट होगा? तो फ्लास्क है सपोज 1 लीटर, तो इसको लिख देंगे 1 लीटर इंटू गामा ग्लास इंटू डेल्टा टी, और मरकरी का वॉल्यूम हमें निकालना है तो वी मरकरी इंटू गामा मरकरी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से वी मरकरी निकालो, क्या आएगा? तो 1 अगर लीटर में निकालेंगे तो 1 लीटर इंटू गामा ग्लास लिखेंगे ना तो 3 अल्फा लिखेंगे, 3 इंटू अल्फा, क्यों भाई, और अपॉन गामा मरकरी इज 1.8 10⁻⁻⁴। तो ये वैल्यू निकालो कितनी आती है, क्यों भाई? हम्म, 0.15 आती है, 0.15 लीटर। तो ये इसको हम 150। सर आपने 3 अल्फा कैसे लिख दिया? बेटा गामा इक्वल टू 3 अल्फा अभी तो निकाला था, ये जो दिया हुआ है ये क्या है? सर वो तो मतलब स्पेसिफिक शेप के लिए था ना। किसी भी शेप के लिए ट्रू होगा बेटा गामा, उसका कुछ भी बना लो, उसका सिलेंडर बना लो, उसका क्यूब बना लो, उसका फ्लास्क बना लो, ठीक है ना। मतलब यही होता है कि उसके सारे डायमेंशन अगर अल्फा से बढ़ रहे हैं तो उसका वॉल्यूम जो है वो अल्फा क्यूब से ही बढ़ेगा, मतलब 3 अल्फा से। बात समझ में आई है? यही वॉल्यूम एक्सपेंशन का बेनिफिट है। बोलिए। यस सर समझ गया। ठीक है, और देखो सर एक चीज है, हाँ बताओ। सर जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये दोनों के लिए है ना, मरकरी और ग्लास के लिए, ये तो अलग अलग है, तो हाँ, बढ़ेंगे तो दोनों, लेकिन ये कैसे डिसाइड आपने किया कि जितना वो बढ़ेगा उसी के हिसाब से दूसरा भी बढ़ेगा? क्योंकि ये वैल्यू निकल के आई ना, वॉल्यूम ऑफ एयर कांस्टेंट आया, ये वैल्यू क्लियर है या नहीं? ये तो सिर्फ क्वेश्चन में भी गिवन है। तो बस इसी को मैंने डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लिखोगे नहीं डीवी फ्लास्क इज इक्वल टू डीवी मरकरी। यस सर, मतलब इसके हिसाब से हमको निकालना था। हाँ, तो डेल्टा वी अपॉन वी क्या होता है? गामा डेल्टा टी। तो डेल्टा वी कितना लिखेंगे? डेल्टा वी को लिखेंगे वी गामा डेल्टा टी। तो ये वी गामा डेल्टा टी दोनों का मैंने इक्वल कर दिया, यस सर। वॉल्यूम। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट देखो। देखो कोई भी बॉडी लिक्विड में कब सिंक होने लगेगी? जब उस बॉडी का डेंसिटी लिक्विड डेंसिटी के इक्वल होगा। और फ्लोट कब करेगी? फ्लोट तब तक करेगी जब तक बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम है, ठीक है ना। तो जस्ट सिंक होना कब स्टार्ट होगी? जब दोनों का डेंसिटी सेम हो जाएगा। तो स्फेयर का हमको मास और रेडियस दिया हुआ है और 35 डिग्री सेल्सियस पे स्फेयर सिंक हो जा रहा है, इसका मतलब है कि 35 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड का जो डेंसिटी है वो स्फेयर के डेंसिटी के इक्वल हो गया है, बस।
at 35 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। अब स्फेयर की डेंसिटी में कोई चेंज होना नहीं है क्योंकि उसने स्फेयर का एक्सपेंशन नेग्लेक्ट करने को कहा है। तो स्फेयर का डेंसिटी हम सीधे सीधे मास अपॉन वॉल्यूम से लिख देंगे, वॉल्यूम यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब। और लिक्विड का डेंसिटी क्या लिखेंगे, तो लिक्विड का डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे अपॉन 1 प्लस गामा डेल्टा टी की जगह 15। तो यहां से सॉल्व करके गामा निकल आएगा, कैलकुलेशन है बाकी आ जाएगा। क्यों भाई, अदर देन कैलकुलेशन कोई खास बात नहीं है, निकल आएगा। ठीक है सर डेंसिटी ऑफ लिक्विड के लिए गामा के साथ 35 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि जो हम लोग को डेंसिटी दी वो तो 0 पे दी है। डेंसिटी 0 पे है, हाँ तो 35 पे, हाँ तो सही बात है 35 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 का नहीं करेंगे 35 का करेंगे। आंसर देखना है इसका 2.681 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस है मेरे पास आंसर। एक और करके देख लो इसमें, फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट एक और करके देख लो। देखो ध्यान से, इसमें कह रहा है अ सिलिंड्रिकल कैन दो बार लिख दिया। अ सिलिंड्रिकल कैन made up of aluminum contains 500 centimeter cube of beer. The area of cross section of can is 125 centimeter square. ठीक है, at 10 degree Celsius. Find the rise in level of beer if the temperature of can increases to 80 degree Celsius. ठीक है, तो डायग्राम एक चाहिए, ये वाला उठा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें इनिशियली कुछ हाइट तक बियर फिल्ड है। ठीक है, तो लेट्स से बियर का हाइट दिया हुआ है h, और क्या क्या दिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम भी दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका बेस एरिया भी दिया हुआ है, बेस एरिया 125 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, मिस प्रिंटिंग है। तो हाइट की वैल्यू हो जाएगी V0 अपॉन ए। तो V0 अपॉन ए अगर करेंगे तो हाइट कितनी आएगी, क्यों भाई 4 सेंटीमीटर, बताओ। ठीक है, एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन दिया हुआ है, एल्यूमिनियम का कैन है, और बियर का हमें गामा दिया हुआ है। क्यों भाई, अब ऐसे बताओ कि जब एक्सपेंशन होगा तो बियर की जो हाइट है, क्या उसमें कैन का एरिया सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेगा, यस और नो? मतलब कैन का जो एरिया है, बेस एरिया, वो कितना बढ़ रहा है, उस पे वो बियर का हाइट डिपेंड करेगा, बताओ। तो हम ऐसे कर सकते हैं, पहले क्या करो, पहले निकालो न्यू वॉल्यूम ऑफ बियर। नया वॉल्यूम कितना होगा, तो नया वॉल्यूम हो जाएगा पुराना वॉल्यूम इंटू 1 प्लस गामा बियर डेल्टा टी। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आएगी 500 इंटू 1 प्लस 3.2 10⁻⁻4 इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी की वैल्यू 70 है, देखो पहले। ठीक है, इसके बाद निकालो न्यू बेस एरिया ऑफ कैन। कैन का नया बेस एरिया क्या होगा, ए डैश। तो नया बेस एरिया होगा पुराना बेस एरिया इंटू 1 प्लस 2 अल्फा। ध्यान रखना बेस एरिया जो है वो 2 अल्फा के हिसाब से बढ़ेगा, तो 2 अल्फा
डेल्टा टी। देखो तो ये नया वॉल्यूम हो गया, ये नया एरिया हो गया, तो न्यू हाइट क्या हो जाएगी, न्यू हाइट हो जाएगी एच डैश इज इक्वल टू वी डैश अपॉन ए डैश। तो चेंज इन हाइट निकालनी है, तो चेंज इन हाइट एच डैश माइनस एच हो जाएगा। निकालो जरा ये आंसर, मेरे पास जो आंसर है वो 0.076 है। देखो आ रहा है, मैच कर रहा है, तो कोई डाउट है बताओ। सर वो एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार कि हमें आप नेट वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं ले रहे हैं कैन का। कैन का वॉल्यूम कहाँ प्ले करेगा रोल, थोड़ा सोचो ध्यान से। हम लोग जो भी करते हैं ना उसको ध्यान से सोचा करो। देखो यार बस, कैन की हाइट कितनी बढ़ेगी ये इंपॉर्टेंट है, या कैन का एरिया कितना बढ़ेगा ये इंपॉर्टेंट है। बियर की हाइट निकालनी है हमको, ये बताओ। बियर की हाइट किस बात पे डिपेंड करेगी, बस ये सिंपल सोचो। तो बियर की जो हाइट है, लिक्विड की जो हाइट है, वो डिपेंड हाँ करेगी लिक्विड का वॉल्यूम क्या है और बेस यस सर, एरिया क्या है। यस सर। बताओ, बहुत सिंपल सा है, लॉजिकल। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 6th पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है एक और छोटा सा एप्लीकेशन है, और उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्टैट। थर्मोस्टैट, या फिर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलें तो इट इज अ बाई मेटेलिक स्ट्रिप। थर्मोस्टैट और बाई मेटेलिक स्ट्रिप, ठीक है। देखो जितने भी ऐसे अप्लाइंसेज हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज, जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है और एक सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद अपने आप पावर कट हो जाता है। हम्म, है कोई ऐसा अप्लाइंस? क्यों भाई, यस सर। क्या अप्लाइंस है, कौन सा है? वाटर हीटर, गीजर हो गया, गीजर हो गया, या फिर आयरन हो गई। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आने के बाद अपने आप वो सर्किट ब्रेक हो जाता है और पावर कट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक्सेसिव हीट नहीं होता है। तो उन सभी इंस्ट्रूमेंट में कहीं ना कहीं ये थर्मोस्टैट यूज होता है। थर्मोस्टैट है क्या? तो थर्मोस्टैट में करते क्या है हम लोग, दो अलग अलग मटेरियल के स्ट्रिप लेते हैं, दो अलग अलग मटेरियल के स्ट्रिप लेते हैं, ऐसे समझ लो, ठीक है। एक मटेरियल है अल्फा 1 का और दूसरा मटेरियल है अल्फा 2 का, और इन दोनों स्ट्रिप्स को, थिन स्ट्रिप्स होती हैं, इनको हम साइड बाय साइड पेस्ट करके रखते हैं, मतलब चिपका देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, मान लेते हैं कि इसका जो थिकनेस है, इन दोनों का ही जो थिकनेस है वो टी और टी है। देखना ध्यान से, दोनों का थिकनेस बहुत स्मॉल है, टी टी थिकनेस है दोनों का, लेंथ एल नॉट है। अब अगर ये अल्फा 1 अल्फा 2 से बड़ा हुआ तो क्या होता है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जिसका अल्फा ज्यादा होगा, क्या लगता है, क्या उसका एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ये बताओ, यस और यस नो। सर। ठीक है, और जिसका अल्फा कम है उसका एक्सपेंशन कम होगा। देखो, तो ऐसी सिचुएशन में
क्या होता है कि वो जो स्ट्रिप है, ठीक है ना, उसमें जो जिसका ज़्यादा एक्सपेंशन होता है वो बाहर की तरफ कर्व्ड हो जाती है, और जिसका कम एक्सपेंशन होता है वो अंदर की तरफ हो जाती है। यानी जो स्ट्रिप है अपने आप बेंड हो जाती है। बेंड होने से बेनिफिट क्या होता है ये हम जरा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो, बेंड होने से बेनिफिट ये है कि तुम देखो कि बाहर वाले का क्या लेंथ ज़्यादा होगा। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो बाहर वाले का लेंथ L1 होगा, अंदर वाले का लेंथ L2 होगा। अच्छा, ये जो लेंथ L1 L2 है ये हम इनके मीन लेंथ लिखते हैं। मीन लेंथ मतलब जो इनके मिड पॉइंट से जो पास हो रही है लाइन, उसका लेंथ है। तो बेंड होने का बेनिफिट क्या है? तो प्रैक्टिकली इसका बेनिफिट ये है कि जब ये स्ट्रेट रहती हैं, जब ये स्ट्रेट रहती हैं स्ट्रिप्स, तो ये कांटेक्ट में रहती हैं पावर सप्लाई के। ऐसे समझ लो कि जब स्ट्रेट है तो यहाँ पे ये पावर सप्लाई है और ये इसके साथ कांटेक्ट में है। कांटेक्ट में है तो करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन जब ये बेंड हो जाएंगी तो बेंड होने में क्या होगा कि वहाँ से इनका कांटेक्ट छूट जाएगा। कांटेक्ट छूट जाएगा तो वो पावर कट हो जाएगा। तो ये इसका बेसिक एप्लीकेशन है। वापस से जब ठंडी होंगी तो फिर से सीधी हो जाएंगी, तो फिर से सीधी होंगी तो फिर से कांटेक्ट हो जाएगा। तो थर्मोस्टेट का ये बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम L1 की वैल्यू लिखें तो क्या L1 को लिख सकते हैं L0 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और L2 को लिखें तो हो जाएगा L0 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, बनेगा। अच्छा, L1 को हम लोग क्या R प्लस टी इंटू थीटा भी लिख सकते हैं, और इसको R थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो गैप है ये गैप भी तो टी है ना, एंगल इंटू रेडियस। तो एक बार क्वेश्चन आया था आईआईटी में, इसका रेडियस बताना था कि रेडियस क्या होगा। तो अगर तुम डिवाइड कर दो यहाँ से तो देखिए आएगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी अपॉन आर। अच्छा, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी, एंड दिस इज 1 प्लस टी बाई आर। देखो, तो यहाँ से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो आर की वैल्यू हो जाएगी टी अपॉन अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। तो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप का एक छोटा सा एक्सप्रेशन है। चाहो तो ध्यान रखो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ डाउट है तो बताइए। यहाँ पर रेडियस हम लोगों ने L2 का मीन लेंथ लिया है। हाँ, L2 का जो मीन लेंथ है वो रेडियस है, तो L1 का हो जाएगा R प्लस टी। टी में हालांकि नेग्लिजिबल चेंज आएगा, टी बहुत पतला है तो उसको इग्नोर मार दिया है। देखो, नोट कर लो। ठीक है। और एक पॉइंट और है, लास्ट पॉइंट चैप्टर का, पॉइंट नंबर 8 में, और उसमें हम लिखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस। कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मल स्ट्रेस। देखो, अभी एक स्ट्रेस तो हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, तो ये कौन सा स्ट्रेस है? तो ये भी वही सेम स्ट्रेस है, समझना ध्यान से। जैसे मान लो कि एक हमारे पास थिक यूनिफॉर्म बार है, थिक यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ इसका L है, और ये T टेम्परेचर पे है। तो देखो, ऐसे बोल सकते हैं कि हर एक मेटल के लिए अलग अलग टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ अलग अलग होगी। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, क्यों भाई, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या इसका लेंथ भी इंक्रीज होगा? इसका लेंथ भी इंक्रीज होगा। तो मान लेते हैं कि ये टेम्परेचर है T प्लस डेल्टा टी। तो जरा बताओगे कि अगर ये फ्रीली एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है ना, व्हेन इट इज अलाउड टू एक्सपैंड फ्रीली, तो बताओगे इस केस में स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन, क्यों भाई, स्ट्रेन कितना होगा? डेल्टा L/N।
डेल्टा एल बाई एल नहीं होगा, 0 होगा, और स्ट्रेस भी 0 होगा। रीजन, रीजन ये लिखा हुआ है, देखो स्ट्रेन और स्ट्रेस ये उस फोर्स से जुड़े हुए हैं जो फोर्स लगा के हम उनको एक्सपैंड होने देते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम फोर्स लगा के अगर किसी को खींच रहे हैं और उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ तो हम बोलते हैं कि इट इज स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। लेकिन अगर कोई रॉड टी टेम्परेचर पे रखी हुई है और उसको हमने फ्रीली एक्सपैंड होने दिया है बिना किसी रुकावट के, वो एक्सपैंड हो गई है, तो कोई भी स्ट्रेन नहीं है, रॉड अपने नेचुरल लेंथ में है। बल्कि हम लोग ये बोलते हैं कि टी टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ एल है और टी प्लस डेल्टा टी पे नेचुरल लेंथ एल प्लस डेल्टा एल है। तो अगर रॉड अपने नेचुरल लेंथ में है तो कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये बताओ, ये क्लियर है या नहीं? यस सर। ठीक, अब हम दूसरा केस क्या लेते हैं कि अगर अब इमेजिन करो कि अब हमने इस मोटे से बार को, रॉड है या बार है जो भी कह लो, ठीक है, इसको अगर हम दो रिजिड वॉल्स के बीच में रख दें, ठीक है, टेम्परेचर टी पे, और अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा? इसका लेंथ बढ़ेगा क्या? क्यों भाई? अब अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या इसका लेंथ में कोई इंक्रीमेंट आएगा? नो सर। नहीं आएगा। लेकिन इसकी इच्छा क्या होगी? ये इंक्रीज होना एक्सपैंड होने चाहिए, की। एक्सपैंड होने की इच्छा तो होगी, लेकिन एक्सपैंड हो नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ वॉल। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे कि अब इस केस में जब टेम्परेचर को हम टी से टी प्लस डेल्टा टी करेंगे तो अब इसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होगा। क्यों? क्योंकि इसकी नेचुरल लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल, और अब हमने इसको इसकी नेचुरल लेंथ से कंप्रेस कर दिया है। मतलब इसकी नेचुरल लेंथ है एल प्लस डेल्टा एल और हमने कंप्रेस करके लेंथ को कर दिया है एल। तो ये बताओगे कि स्ट्रेन कितना होगा इस केस में? और इस केस में जो स्ट्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन कितना होगा? तो इसको डेल्टा लिखेंगे एल बाय एल प्लस डेल्टा एल। डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। अब देखो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि डेल्टा एल बहुत छोटा होता है तो इसको डेल्टा एल बाई एल भी लिख देते हैं, बट कुछ क्वेश्चन में हो सकता है ना भी लिखा जाए, तो ध्यान रखना कि क्या है, इनिशियल लेंथ से हमेशा कंपेयर करते हैं इसको। ठीक है, तो अब ये बताओगे कि ये रॉड अपने दोनों एंड्स पे फोर्स कितना लगा रही होगी? अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोग ए ले लें, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हम लोग ए ले लें तो अब स्ट्रेस कितना होगा? थर्मल स्ट्रेस, इसका वाई दिया होगा हमें, तो थर्मल स्ट्रेस को हम लोग लिखेंगे वाई इंटू थर्मल स्ट्रेन। तो ये फोर्स कितना लगा रहा होगा? तो इसको लिख देंगे हम लोग एफ अपॉन ए इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। क्यों भाई? और डेल्टा एल बाई एल को क्या हम लोग अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा इस रॉड का दिया होगा। तो ये आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी, एंड दिस टर्म इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। और फोर्स की वैल्यू अगर चाहिए होगी तो उसमें एरिया और मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स बन जाएगा। फोर्स अलग है और थर्मल स्ट्रेस अलग है। ठीक है ना? तो यहां समझना हमको ये बात है कि स्ट्रेस या स्ट्रेन कब डेवलप होगा। तो बेसिक बात ये कि डेवलप उस लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा जो लेंथ हमने उसको बढ़ने नहीं दिया, नेचुरली नहीं बढ़ने दिया। जैसे इस केस में मैंने कहा कि रॉड का इच्छा ये कि लेंथ उसकी एल प्लस डेल्टा एल हो, टी प्लस डेल्टा टी पे, लेकिन लेंथ उसकी हमने एल कर दी है। तो इसको क्या करो, पहले इसको एक्सपैंड होने दो। मान लो कि एक्सपैंड हो रही है तो एक्सपैंड होके पहुंच गई एल प्लस डेल्टा एल, और अब तुम एल प्लस डेल्टा एल से उसको कंप्रेस कर रहे हो जिससे कि उसकी फाइनल लेंथ हो गई है एल। ठीक है ना? तो हमने कितना कंप्रेस किया उसको? तो हमने कंप्रेस किया डेल्टा एल, एंड कहां से किया? एल प्लस डेल्टा एल से। तो स्ट्रेन की वैल्यू लिखेंगे डेल्टा एल अपॉन एल प्लस डेल्टा एल। क्लियर है? बताओ इतनी बात, बोलिए। यस सर। हालांकि इसमें जो क्वेश्चन है बहुत स्टैंडर्ड से हैं, एक दो क्वेश्चन है वही बनते हैं हर बार। तो एक क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये मैंने एक बार लिया है, ठीक है, और इसको हमने
दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में फिक्स किया है। एक्चुअली एक नहीं है, दो अलग अलग रॉड है, ठीक है। लेंथ दोनों का सपोज L है, लेकिन इसका y1 है, अल्फा 1 है, एरिया A है, और इसका y2 है, अल्फा 2 है, और एरिया ये A है, और ये इसका जंक्शन पॉइंट है। तो हमें पता ये करना है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ junction point if temperature increases by delta T, if temperature increases by delta T। तो देखो क्या करोगे, इसको बता देता हूं इसको मैं। पहले एक काम ये करो कि जो जितना एक्सपैंड होना चाह रहा है उसको उतना एक्सपैंड होने दिया जाए। मान लो ये लेफ्ट वाली रॉड हो गई और ये राइट वाली हो गई। देखो ये है रॉड 1 और ये है रॉड 2। मैंने क्या किया है, पहले जो जितना एक्सपैंड होना चाह रहा है उसको उतना एक्सपैंड होने दिया, मान लेते हैं, ठीक है। तो जरा बताओगे कि कौन कितना एक्सपैंड होना चाहेगा। रॉड 1 की जो लेंथ है वो कितना एक्सपेंशन होगा, ये वाला एक्सपेंशन, और रॉड 2 की लेंथ में कितना एक्सपेंशन होगा बताओ कि अगर फ्रीली एक्सपैंड होने दे रहे हैं तो ये लेंथ कितनी आएगी। ये इसका जंक्शन पॉइंट था जहां पे ये इनिशियली थे, देखो। तो अगर रॉड 1 के लिए बोलेंगे तो रॉड 1 के अंदर एक्सपेंशन आएगा L अल्फा 1 डेल्टा T, और रॉड 2 के अंदर एक्सपेंशन आएगा L अल्फा 2 डेल्टा T। मतलब दोनों रॉड जो है अपने अपने अल्फा के हिसाब से एक्सपैंड होना चाह रही हैं। तो ये तो उनकी हो गई सिचुएशन अगर वो फ्री होते हैं। बट हमको मालूम है कि फाइनली क्या होगा, अब दोनों तो एक्सपैंड हो नहीं पाएंगी। क्या लगता है दोनों एक्सपैंड हो पाएंगी इस सिचुएशन में? एक्चुअली दोनों एक्सपैंड होना चाह रही हैं, दोनों एक दूसरे को धकेलेंगी, तो वो धकेलने की वजह से क्या होगा, एडजस्टमेंट करना होगा कहीं ना कहीं। तो मान जो लेते हैं स्ट्रांग होगी वो एक्सपेंड कर जाएगी, स्ट्रांग होगी या जिसका एक्सटेंशन ज्यादा होगा। तो मैंने क्या किया, ये जो रेड लाइन बनाई है ये मान लिया है कि ये जंक्शन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है। देखो ये जो मैंने लिया है ये जंक्शन पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट मैंने एज्यूम कर लिया। मान लेते हैं जंक्शन पॉइंट x आगे गया, तो जरा देख के बताओगे कि रॉड 1 में कितना कंप्रेशन आया है। रॉड 1 में कितना कंप्रेशन आया दिख रहा है, और रॉड 2 में कितना कंप्रेशन आया है। मतलब ये जो रेड से मैंने बनाया है ना, ये फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, फाइनल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो अब ऐसे देखो कि अपने नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस होना पड़ा है। तो रॉड 1 में कितना कंप्रेशन आया है, रॉड 1 का कंप्रेशन आया है L अल्फा 1 डेल्टा T माइनस एक्स, आया कि नहीं आया। और इसके लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो ये स्ट्रेन हो जाएगा, और स्ट्रेन को अगर हम y से मल्टीप्लाई कर दें तो स्ट्रेस हो जाएगा, और अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो फोर्स हो जाएगा। रॉड 2 में कितना कंप्रेशन हुआ है, तो रॉड 2 में कंप्रेशन हुआ है L अल्फा 2 डेल्टा T प्लस एक्स। देखो ध्यान से, डायग्राम मैंने एकदम सही बनाया हुआ है, अपॉन L इंटू अगर हम y कर देंगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, इंटू a कर देंगे तो फोर्स, दोनों का फोर्स इक्वल कर दो, x निकालना था हमको, x निकल आएगा। प्रोसेस बहुत सीधा है। पहले हमने क्या किया, दोनों को एक्सपैंड होने दिया फ्रीली कि कौन कितना जहां जाना चाहता है, वो हो गई उसकी नेचुरल लेंथ। फिर हमने एज्यूम कर लिया कि वो जंक्शन पॉइंट कितना गया, और वहां पे दोनों को ले आए अपने अपने नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ से वहां लाने के लिए कितना कंप्रेस किया जा रहा है रॉड्स को, उसके करस्पॉन्डिंग हम स्ट्रेस निकाल के, फोर्स निकाल के इक्वेट कर देंगे। क्लियर है मेथड, बताओ। कुछ और क्वेश्चन नहीं बनता, यही एक क्वेश्चन है जो बनता है इस पे। ध्यान रखना, फ्रीली एक्सपैंड अगर होने दे रहे हैं तो कोई भी स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप नहीं होगा। ठीक है, यस सर, यस सर। so this is all about thermal expansion।
छोटे छोटे चैप्टर्स ही हैं हीट के, बट इम्पॉर्टेंट है।